जय हिंद। हर हर महादेव। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। देखिए, लोकतंत्र की जब भी बातें कही जाती है, लोकतंत्र के बारे में जब भी चीजों को रखा जाता है, तो लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष का महत्व है उतना ही अपोजिशन का भी महत्व है। कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आप जहां जहां लोकतंत्र आप देखोगे, जहां ट्रूली डेमोक्रेटिक नेशन है, वहां आप पाओगे कि अगर रूलिंग पार्टी है तो एक शैडो रूलिंग पार्टी होती है, उसको अपोजिशन पार्टी भी कहते हैं या अपोजिशन भी कहते हैं। कि आने वाले समय में जो भी सत्ताधारी दल है, ये अगर हटती है तो दूसरा सत्ताधारी दल तैयार रहता है, और इसका काम होता है कि सरकार की गलत नीतियां, गलत पॉलिसी की आलोचना करना, सकारात्मक आलोचना करना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिकल क्रिटिसिज्म करना, एनालिटिक क्रिटिसिज्म करना, रीजनेबल क्रिटिसिज्म करना, तार्किक विरोध करना, कुतर्क नहीं करना, गलथेथरी नहीं करना, तार्किक विरोध करना। और यह कैसे संभव होगा? यह संभव होगा कि जब एक जेन्युइन अपोजिशन लीडर सही मायनों में अपोजिशन की भूमिका को निभाता, जो तर्क के आधार पे टू द पॉइंट बात करता। ऐसा नहीं कि अगर भारत सरकार ने जो है अभी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए निकोबार प्रोजेक्ट, जो 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको लागू करने जा रही है, तो विपक्ष का काम है विरोध करना, तो विरोध करना शुरू कर दिया। अरे पहले उस प्रोजेक्ट के इंटेंशन को जानो। क्या वह प्रोजेक्ट किसी एक व्यक्ति के जेब भरने के लिए है या देश के सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण में उठाए गए? वर्तमान भारत सरकार जो योजना और जो नीति बनाती है, या जो बीजेपी गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स उठाती है, वो उसका जो है इंटेंशन हमेशा राष्ट्रहित होता है। उसका इंटेंशन हमेशा लॉन्ग टर्म गोल होता है कि लंबे समय में, आने वाले 100 या 50 सालों में भारत की कैसे सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षा की जाएगी। इस परियोजनाओं पे भारत सरकार और वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार या पिछले टर्म में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऐसी अनगिनत ऐसी पॉलिसी स्टेप्स या मेजर उठाए हैं, जिसका आज पॉजिटिव रिजल्ट और इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी या विरोधी दल का सिर्फ और सिर्फ एजेंडा यह रहता है कि विरोध करना, तो स्वाभाविक सी बात है इस परिस्थिति में लोग उसको सही रूप से आकलन करते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या इसका विरोध जायज है या नाजायज है, क्या विरोध तार्किक है या अतार्किक है। यहां पे आप देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी रिसेंटली निकोबार में, मैंने बताया अंडमान एंड निकोबार जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो है, बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है, और निकोबार आइलैंड के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक शिपमेंट टर्मिनल भारत सरकार के द्वारा बनाया जाएगा, और वह जो है सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत का एक नेचुरल गिफ्ट है। और आप कह सकते हैं कि जो मलक्का स्टेट है वहां से गुजरती है, पूरी दुनिया का 40 से 50% ट्रेड वहां से होता है, चाइना का 80% वाइल्ड ट्रेड वहां से होता है, और भारत का भी एनर्जी इंपोर्ट वगैरह या वाइल्ड वगैरह इंपोर्ट हम वहां से करते हैं। तो सामरिक दृष्टिकोण से ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंस है, पहला पॉइंट। दूसरा कि भविष्य में कभी भी चाइना से अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम चाइना की जो गर्दन है, ट्रेड का गर्दन, मलक्का स्टेट और अंडमान एंड निकोबार से, उसे जो है हम सफोकेट करने पर मजबूर कर सकते हैं। तीसरा कि अगर इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक ओशियन में भारत को अपना मैरीटाइम पावर और सुप्रीमेसी को प्रशिष्ट करना है, तो यह आवश्यक है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, वहां पे सामर्थ्यवान भारत को खड़ा होना। चौथा कि जो है आप देखते हैं कि चाइना किस प्रकार से इंडियन ओशन में भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो पहला, श्रीलंका के कोलंबो में अपना टर्मिनल बनाया है, दूसरा मालदीव्स में भी उस तैयारी कर रहा है, और तीसरा म्यांमार में भी वो बना रहा है। ओवरऑल वो तीनों जगह पे जो है भारत को घेरने का प्रयास एक सर्कल के माध्यम से कर रहा है। अब भारत को इसके लिए काउंटर करने के लिए इसे जो है अपनी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे भी ऐसे कई सारे टर्मिनल और जो है नेवल बेस बनाने होंगे, और वह मलक्का स्टेट का जो है
से सटा हुआ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे बहुत आवश्यक है। लेकिन इसका सोनिया गांधी या फिर कांग्रेस जो है इसको लेकर विरोध कर रही है कि वहां इकोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा, पर्यावरण का क्षति होगा। हालांकि जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है एनजीटी के द्वारा इनको क्लियरेंस मिल चुका है इस प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट, इस चीज को याद रखना, इकोलॉजिकल बेसिस और ग्राउंड पे डिक्लाइन नहीं किया जाएगा, बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि ये स्ट्रैटेजिकली एक नेसेसिटी है भारत के लिए, यह प्रोजेक्ट चलेगा। लेकिन कुछ उदाहरण देंगे कि कैसे भारत की कई सारी ऐसी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विरोध की है और उसका अभी क्या इंपॉर्टेंस है, और कांग्रेस पार्टी कैसे उस प्रोजेक्ट या नीति जो अब तक की विगत सरकारों ने बनाई है, चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो, कांग्रेस कैसे अड़ंगा अटकाने का प्रयास किया है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला तो हमने ये निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर ही दिया। दूसरा, जब पोखरान 2, जब अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में जो है पोखरान 2 में न्यूक्लियर का परीक्षण किया, इसको लेकर जो है कांग्रेस ने बोला हैस्टी एंड प्रोएक्टिव, मतलब जल्दी जल्दी कर दिया गया, किसी को बताया नहीं गया, विपक्षी को जो है विश्वास में नहीं लिया गया। अरे भाई, विपक्षी को विश्वास में या जल्दी जल्दी इसलिए किया गया ताकि हम परीक्षण में कामयाब हो सके, नहीं तो अमेरिका या अन्य दुनिया के देश जिस प्रकार से भारत की तरफ नजरें गड़ा कर बैठे थे, भारत इस परीक्षण में कभी कामयाब नहीं होता। और आज यही न्यूक्लियर पावर्स और न्यूक्लियर कैपेसिटी जो है भारत और दुश्मन देशों के बीच में एक डिटरेंस क्रिएट करती है, अन्यथा भारत 3 तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो अटल जी की यह रणनीति थी, चाहे जल्दी ही उसने इस नीतियों को क्यों नहीं लागू किया हो, लेकिन यह एक सफल नीति थी। लेकिन कांग्रेस का काम है विरोध करना, उन्होंने किया। हालांकि जब इंदिरा गांधी ने 1974 में जब न्यूक्लियर परीक्षण किया था, तब विपक्षियों ने इसका समर्थन किया था, लेकिन यही परीक्षण जब अटल बिहारी वाजपेयी ने किए तो इसको हैस्टी एंड प्रोएक्टिव डिसीजन करार दिया था। दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं जरा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड, जो 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक जो सफल एक प्रकार से दूरदृष्टि योजना थी कि पूरे देश में चारों तरफ से जो है एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड बनाया जाना चाहिए, जिससे होगा क्या कि पूरे देश को आप एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं और बाय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है एक हो जाता है। लेकिन कांग्रेस ने इस पे क्या कमेंट किया था, ये बेस्ट फुल ऑफ मनी है। और आज यही गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड जो है हमारे ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक बैकबोन बना हुआ है। सबसे अधिक आप देखते हैं तो 3 ही माध्यम है, या तो सीवे है, या फिर रेलवेज है, या रोडवेज है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड देश के अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने में बहुत योगदान दिया है, ट्रेड और कॉमर्स इससे बूस्ट हुए हैं। और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक दूरदृष्टि और विजनरी कह सकते हो कि प्लानिंग था, और उस प्लानिंग में भारत कामयाब भी हुआ है। आगे दिल्ली मेट्रो के बारे में, दिल्ली मेट्रो 1998 में जब इस परियोजना का शुभारंभ किया गया तो सारे विपक्षियों ने मॉक्ड किया इसके ऊपर, इसका उपहास हुआ है, इस पे हंसे और उन्होंने कहा ये टू एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और आज दिल्ली में ही नहीं बल्कि हर लगभग बड़े बड़े शहर में, दिल्ली है, मुंबई है, आपका बेंगलोर है, अब देखो पटना में भी शुरू होने वाला है, चेन्नई है, गाजियाबाद है, नोएडा है, अनगिनत ऐसे शहरों में आज मेट्रो दौड़ रही है। आप इसको समझिए। और ये जो है आज रिसेंटली दिल्ली मेट्रो का उदाहरण पूरी दुनिया देती है और इसे ग्लोबल बेंचमार्क के तौर पे ट्रीट किया जाता है कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना चाहिए। एक ग्लोबल बेंचमार्क जो है बनाती है कि कैसे हेजल फ्री ट्रांसपोर्टेशन और स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन अर्बन सिटीज में कैसे व्यवस्थित किए जा सकते हैं। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण और जो है नमूना वो दिल्ली मेट्रो है। इसका भी कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था कभी। चलिए अब जीएसटी रिफॉर्म 2017, ये तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का था। कितना जीएसटी रिफॉर्म में अड़ंगा अटकाया है कांग्रेसियों ने,
कितना जीएसटी रिफॉर्म को डिले किया है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अंततः जब 2017 में से पारित हुआ और मध्य रात्रि को इसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, उसके बाद कैसे टैक्स रिफॉर्म हुए, पूरे के पूरे टैक्स सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया गया, ट्रांसपेरेंट किया गया, फेसलेस बनाया गया। इससे देश की अर्थव्यवस्था भी इंप्रूव हुई, ट्रेड और कॉमर्स भी बढ़ा, लोगों को बिजनेस करने में सहूलियत हुआ, टैक्स पे करने में सहूलियत हुआ, टैक्स कलेक्शन भी बढ़े। और अब तो सिर्फ 2 स्लैब रखे गए। नेक्स्ट जनरेशन जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ ये तो और इंप्रूव करेगा और आने वाले समय में और भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें कितना बड़ा मेगा रिफॉर्म है। अभी आने तो ये दिवाली और दशहरा का जो क्वार्टर है इसमें और आपको जो है पॉजिटिव इंडिकेटर आपको दिखाई देंगे कि कैसे ये जीएसटी का रिफॉर्म जो है आगे सुदृढ़ किया है भारत को। इसको भी जो है कांग्रेस ने डिले किया था, ठीक है, लेकिन आज ये दुनिया का बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म के तौर पे देखा जाता है, ठीक है, जो पूरे के पूरे बिजनेसेस, ट्रेड और कॉमर्स को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया है। चलो अब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, धारा 370 को नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाया, लेकिन इसको बार बार जो है विपक्ष और कांग्रेस के द्वारा क्या कहा जा रहा था कि ये बहुत ही डेंजरस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और आज जो है यही धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति भी है, कोई पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं होती। वही जम्मू कश्मीर में आज तिरंगा शान से लहरा रहा है, भारत का संविधान लागू जो है हो रहा है और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो है डेवलप कर रहा है, विकसित हो रहा है। और किसी ने भी इसका वायलेंट विरोध नहीं किया और इसी का परिणाम है कि जम्मू कश्मीर तीव्र गति से विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों ने इसका भी खूब विरोध किया था। इसके साथ साथ देखो डिजिटल इंडिया या आधार हो गया। डिजिटल इंडिया और आधार जब भारत सरकार ला रही थी, नरेंद्र मोदी की सरकार ला रही थी, तो कितना कांग्रेसी और विपक्षियों ने मॉक्ड किया कि ये रेडिक्यूल्ड है, इम्पार्शियल है। मतलब कांग्रेसी के तो नेता यहां तक कहते थे कि रेडी पटरी वाले कैसे इसे यूज कर पाएंगे, एक चाय बेचने वाला कैसे इसे यूज करेगा। आज सब्जी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, टोटो का किराया भी आजकल डिजिटली लोग पे कर सकते हैं। ये आधार और यूपीआई का ट्रांजैक्शन सही मायनों में भारत में डिजिटल क्रांति लाया है। इसके कितने लाभ हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सब सारी चीजें हैं, हमें इसे समझना होगा, हमें इसे जानना होगा कि कैसे और कितना इसका सिग्निफिकेंस है। कितने फेक राशन कार्डधारी पकड़ाए गए, कितने फेक बोगस वोटर पकड़ाए गए। ये आधार हर चीज को स्ट्रीमलाइन किया है। आप जैसे डीबीटी ट्रांसफर के माध्यम से जो सब्सिडी देते हैं सीधे अकाउंट में जाता है, कोई फर्जी नहीं रहता, सीधे जो है उसके अकाउंट में जाता है। ये सब सारी चीजें स्ट्रीमलाइन जो है आधार कार्ड से ही हुआ और ये पूरी की पूरी दुनिया में एक आजकल एक वर्ल्ड मॉडल बना हुआ है गुड गवर्नेंस का और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का। ये सब सारी चीजें हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि कांग्रेस का विरोध, अतार्किक विरोध, अनरीजनेबल जो है कह सकते हैं अपोजिशन जब भी कुछ काम करती है तो स्वाभाविक सी बात है, लोग सब चीजों को देखते हैं, सब चीज का मूल्यांकन करते हैं, सब चीज का विश्लेषण करते हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो विजनरी दृष्टिकोण से, जो दूरदृष्टि जो उनके पास थी, उसी दृष्टिकोण से स्टेप्स वो उठा रहे हैं। और इंडिया का भला किसमें हो, भारत का कल्याण किसमें हो, भारत आर्थिक महाशक्ति कैसे बने, भारत विश्व गुरु कैसे बने, इस नीति के तहत वो काम कर रहे हैं। और विपक्ष का अगर काम है सिर्फ विरोध करना, तो विरोध करते रहे, भारत इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेगा। नरेंद्र मोदी इसी प्रकार अच्छे अच्छे पॉलिसीज और नीति को इंप्लीमेंट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।